अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट, और ये बजट इस बार इस संदर्भ में बड़ा ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ रहा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो 6,15,000 करोड़ से भी अधिक है। ये पाकिस्तान के बजट से भी करीब 1.25 गुना ज़्यादा बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज विधानसभा में पेश किया है। तो इस बार बजट में क्या है, क्या बजटीय एलोकेशंस किए गए हैं और इसके क्या निहितार्थ हैं, और ये बजट उत्तर प्रदेश की तरक्की को किस पायदान पर ले जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विशेषज्ञ और तमाम एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का बजट जब विधानसभा के पटल पर रखा गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 6 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा, लेकिन बजट बढ़ा गया और 6,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजटीय प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय इतिहास का ये सबसे बड़ा घटनाक्रम है जब इतना बड़ा बजट, इस आकार का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। सदन में सरकार ने ये बजट रखा है जो 6,15,000 करोड़ का है। इसके विपरीत सरकार ने 5,90,000 करोड़ की रेवेन्यू रिसिप्ट्स का आकलन भी किया है, यानी अनुमान लगाया है। तो सरकार का ये मानना है कि जो अपने टैक्स कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, जो भारत सरकार से भी पैसे मिलने हैं, इन सबको मिलाकर वो 5,90,000 करोड़ जमा कर सकते हैं, और बजट में प्रावधान 6,15,000 करोड़ किया गया है। तो इस बार के बजट में क्या खासियत रही है, बजट में क्या कमियां रही हैं, और इस सरकार की इस बजट को लेकर क्या उपलब्धि का दावा है, विपक्ष इसको किस प्रकार से देख रहा है, इंडस्ट्री ने इस बजट को किस प्रकार से देखा, व्यापारी समाज और भी स्टेक होल्डर्स, आम आदमी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और नौकरी पेशा वाला तबका इस बजट को किस प्रकार से आकलन करता है, कैसे दिखता है। जो बजटीय प्रावधान यानी बजटरी एलोकेशंस इस बार के आय व्यय के बजट में किए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं। जैसा कि दावा किया गया कि 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, क्या इसका प्रॉपर सबका बजटीय एलोकेशंस हैं। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला कल्याण, तमाम ऐसे मसले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद हेल्थ सेक्टर पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेजर कंसर्न है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के बजटीय प्रावधान में क्या क्या रहा है, अब अगले 2 दिन विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी। उसके पहले आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये बजट कैसा रहा और इसके बारे में ओपिनियन क्या बन रही। कुछ बयान आप सुने और उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023 मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है, और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। मैंने आपसे कहा है ये छठा बजट है और सब कुछ घटा है इसमें, और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। तो आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मुकेश सिंह चेयरमैन हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ चैप्टर के, और आकाश जिंदल जी बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में समय निकालने के लिए। तो भाई समीर सिंह जी, विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया है कि ये बंटवारे का बजट है, छठा बजट है और सब कुछ घटा है।
देखिए ब्रजेश जी, जिसकी मानसिकता बंटवारे की है, जिसकी मानसिकता भ्रष्टाचार की है, जिसकी मानसिकता उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने की है, उसको उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश की तरक्की बंटवारे की ही तरक्की लगेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। निरंतर 5 सालों तक योगी जी ने इस कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश के विकास की दशा को, उत्तर प्रदेश की तरक्की को, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को एक ऐसा आयाम दिया कि जिसको लेके हम दोबारा 2022 में सरकार बनाने में सफल हुए और सरकार बनाने में ही सफल नहीं हुए। बड़ी बहुमत के साथ हमने सरकार बनाया और इतिहास कायम हुआ। आज तक उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में पिछले सालों में कोई भी सरकार ऐसी नहीं बनी जिसकी जमानत जब्त नहीं हुई अगले चुनाव के अंदर। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे 5 साल के कामों को सराहा, मोहर लगाया, उसको आगे बढ़ाया और उस पर विश्वास व्यक्त किया कि तो क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार के इस बजट से पूर्ण रूप से संतुष्ट है? आपको लगता है आपने जो प्रॉमिसेस किए थे इस बजट में वो पूरे किए गए हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो छठा बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, ये भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की और प्रदेश की जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसके लोग देश के अन्य प्रदेशों में भी रहते हैं। आप देखिए, कोरोना काल में बड़ी आबादी जो दूसरे राज्यों में रहती थी वो अपने घरों को जाने को विवश हुई। चाहे वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली पानी काट के लोगों को भगाने का काम किया, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाने का काम किया, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नौजवानों को हॉस्टलों से बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश की सीमा में भगाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसें लगा के राजस्थान से बच्चों को उठाकर उनके घरों तक पहुंचाया और गरीब और मजदूरों को घर तक पहुंचाना, उनको स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था करना, ये विश्वास जगाता है उत्तर प्रदेश की जनता को कि जो सरकार चल रही है वो सरकार उत्तर प्रदेश की आवाम की सरकार है और उत्तर प्रदेश के विकास की सरकार है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के अध्यक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि ये बंटवारे का बजट है और इस बजट में सब कुछ घटा है, ऐसा क्यों? नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। आपने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहा कि बजट पे चर्चा थी तो उन्होंने भाषण दिया कि चुनाव कैसे जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। जब आप 6.25 लाख 6.5 लाख करोड़ के बजट का दावा करते हैं और उनका पार्टी का प्रवक्ता बजट के बारे में 2 शब्द न बोल पाए तो समझ में आता है कि उन प्रवक्ता को ही अपने बजट पे भरोसा नहीं है। बहरहाल बंटवारे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के में आरबीआई के स्टेट ऑफ द स्टेट्स की जो रिपोर्ट है उसके पृष्ठ 40 में उत्तर प्रदेश के कांस्टेंट प्राइसेस पे जो पर कैपिटा इनकम है, चुनाव कैसे जीत गए उससे जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय डबल कर दी। पर कैपिटा इनकम जो स्टेट ऑफ द स्टेट आरबीआई का डेटा है, जो 2017-18 में 41,832 रुपए था उत्तर प्रदेश में और 2021-22 में 41,023 रुपए था। यानी कि 2017-18 में जब इनकी पहली साल की सरकार बनी थी उस समय जो प्रदेश का पर कैपिटा इनकम था 2021-22 में उससे भी कम हो गया और चुनाव भर ये कहते रहे कि हमने उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय डबल कर दी, इसलिए चुनाव जीत गए। जब आप बड़े ढोल नगाड़े के साथ झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप बजट प्रस्तुत करते हैं, आप ये बताइए कि जब आज का इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि पूरे प्रदेश में बच्चों की शिक्षा का स्तर 2017 की तुलना में गिरा है, चाहे आप तीसरी क्लास के बच्चे की शिक्षा का स्तर भाषा में देखिए, गणित में देखिए, 5वीं कक्षा का, ये फ्रंट पेज न्यूज है। सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया, वो प्रयास पिछले साल क्या थे और अभी प्रयासों से क्या क्या सफलता मिलेगी। आप रोजगार के ऊपर आइए, जिसके बारे में सरकार, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, 8 साल से डेटा प्रस्तुत नहीं कर पाई है। पिछले बार कहा था 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे और पूरे चुनाव में कहते रहे कि कभी कहा हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, कभी कहा कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, अब इस बजटीय प्रावधान में क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि उन सभी योजनाओं को या उन सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है?
जब आप 80-20 की बात करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं तो आपका बजट भी 80-20 होता है। 80% झूठे वादे और 20% जो आप काम कर सकते हैं वो है। तो ये वही 80-20 बजट है। इसका 20% काम भी ये लोग नहीं कर पाएंगे। जो मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किए थे, क्या उन मेडिकल कॉलेजेस को नेशनल मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेशन मिल गया? जिस तरीके से इन्होंने लिखा कि 10,000 पदों को मेडिकल कॉलेजेस में ये नियुक्त करेंगे। आप सोचिए, जो सरकार ये कह रही है कि 4 लाख जॉब का वायदा किया है। देखिए, वही तो कह रहा हूं कि ये 80-20 है। अगर ये 4 लाख का 20% जी, उतनी नौकरियां भी लगा के 16,000 नौकरियां भी लगाकर दे दें। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में कहा है 10,000 रिक्तियां भरेंगे। हम 1 साल बाद चर्चा करेंगे। और 1,000 रिक्तियां भी इन्होंने मेडिकल कॉलेज में भरी हो तो बताइए। जो सरकार ये नहीं बता पाई कि कोरोना काल में कितने शिक्षक मर गए चुनाव कराते कराते, वो सरकार। थैंक यू तिवारी जी, शुक्रिया। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। बजट को लेकर कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया, और आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि दावा किया जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ब्रजेश भाई, झूठ का, छल का, कपट का, प्रपंच का, समीर भाई रुकिएगा, डिबेट का एक राउंड पूरा होने के बाद आऊंगा आपके पास। झूठ का, छल का, कपट का, प्रपंच का सबसे बड़ा बजट है। पिछले 5 सालों में उत्तरोत्तर इन चीजों में विकास होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहली बार आए 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। सच बात यह है कि जितनी भी बातें कर ले, इनके झूठ के पुलंदे अपने आप खुल जाते हैं। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर जो है हम 5.1% के हिसाब से बढ़ाएंगे। आप देखिए, आज से 6 साल 5 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। किसान की आय तो आधी रह गई, उनके खर्चे 3 गुने हो गए हैं। और पूरे देश में पिछले 20 सालों में 2% कृषि विकास की दर उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी की है। 5% कहां से कर लेंगे? कोई इनके पास बजटीय प्रावधान नहीं। गन्ने का मूल्य इन्होंने बढ़ाया नहीं, कहां से इनके पास वो हो जाएगा? गेहूं जो है, इन्होंने पहली बात करी थी कि साहब इस बार अच्छा रेट मिल रहा है गेहूं का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन की वजह से प्रॉब्लम है। आज किसान को इन्होंने फिर से मार दिया, कैन एक्सपोर्ट बंद। आप इस चीज को देखिए, बिजली के लिए इन्होंने कहा था नलकूपों को फ्री बिजली देंगे। इन्होंने नलकूपों पे मीटर लगा दिए हैं साहब। फिर इन्होंने कहा था कि 20 घंटे बिजली देंगे, 22 घंटे देंगे, 24 घंटे देंगे। 5 घंटे बिजली नहीं आ रही है आज, क्या ना। और अगर किसान उस पे चाहता है कि साहब डीजल पंपिंग सेट से वो कर ले, तो 60 रुपए का जो हमारे जमाने में डीजल था, आज 100 रुपए का डीजल है। आपके सामने की परिस्थितियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप स्पष्ट रूप से किसान को देख लीजिए। उसके बाद कहते हैं साहब किसान को सम्मान राशि देंगे, डुगडुगी पिटवा करके कहते हैं वापस ले लेंगे। गरीबों को अन्न देंगे, जो राइट टू फूड की वजह से था, डुगडुगी पिटवा करके कहते हैं कि साहब हम क्या नाम गरीबों से अन्न भी वापस ले लेंगे। 4 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। आप ही के आंकड़ा बताता हूं ब्रजेश भाई, आपने जो आंकड़ा दिया था स्वयं, आज की डेट में 1/3 एमएसएमई यूनिट बंद हो चुकी हैं और 1/3 एमएसएमई यूनिट बंदी के कागार पर हैं। ये 2/3 एमएसएमई यूनिट जो है पूरी बंद है। तो आज हमको इतना बता दीजिए, रोजगार ये छीन रहे हैं या रोजगार दे रहे हैं? अगर आप रोजगार दे रहे हैं, तीसरी बात, बहुत बढ़िया आज बात आपने कही अभी 14 मेडिकल कॉलेजेस की। आपने कहा 10,000 शिक्षक। पिछले 5 साल में 4865 रिक्तियां खाली हैं सीएचसी और पीएससी में डॉक्टरों की। ब्रजेश भाई, 5 साल में यह सरकार 25 नहीं भर पाई, 10,000 भरने के वादे और ढिंढोरे पीट रहे हैं ये लोग। ब्रजेश पाठक जी की मैं बड़ाई करूंगा कि एक किसी लोहिया में जाकर के उन्होंने 16 करोड़ की एक्सपायर्ड मेडिसिन बरामद की है, 16 करोड़ की। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में छापे पड़े मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, सारे मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपको कम से कम 2000 करोड़ की जो है दवाइयां आपको एक्सपायर्ड मिलेंगी। ब्रजेश पाठक जी को तो चाहिए कि पुराने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो जयप्रताप जैकी या क्या नाम है उनका, और उससे पहले स्वर्गीय सिद्धार्थनाथ सिंह, इनको फांसी पे लटका दें। अरे ऐसा कैसे? नहीं, देश का कानून है, फांसी कैसे? फांसी का मतलब, माफ कीजिएगा, फांसी का मतलब कठोर कानूनी प्रावधानों में। बहुत शुक्रिया, मुझे डिबेट आगे बढ़ाने, नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को समझें। 5 सेकंड। चूंकि दवाओं की एक्सपायरी 2 साल से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ये दवाएं जो हैं शुद्ध रूप से योगी सरकार की ही भ्रष्टाचार की, कुप्रबंधन की देर है, जिसमें कोरोना में लाखों लोग मरे, लोगों को दवाइयां नहीं मिली, और दूसरी तरफ दवाइयां जो है एक्सपायर। शुक्रिया आपका। मैं आकाश जिंदल जी का रुख करता हूं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जिंदल जी, बहुत शुक्रिया आपका
किसी भी देश आसपास के देशों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश का बजट दुनिया के कई देशों से ज़्यादा बड़ा बजट है। पाकिस्तान से भी बड़ा बजट है हमारा, पड़ोस में अगर चले जाएं, और आधा अफ्रीका से बड़ा बजट है, आधे अफ्रीकन कंट्रीज से बड़ा। इस बजट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और यूपी सरकार ने जो बजटरी एलोकेशंस किए हैं, आपको लगता है वो उचित हैं? दूसरा, एक बड़ा एडवेंचरस काम किया इस बार सरकार ने, उन्होंने ये प्लान किया है कि 5,90,000 करोड़ के रेवेन्यू रिसिप्ट्स हासिल होंगे। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? जी, एक एक करके मैं आपकी सभी चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले तो यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ साहब को मुबारकबाद दूंगा। मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया बजट है। इट्स एन एक्सीलेंट बजट। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन मैं देखना चाहूँगा, इम्प्लीमेंटेशन का मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जो शायद बीजेपी के हमारे दोस्त बैठे हैं उसका जवाब दे पाएँ। बट जो प्लानिंग की गई है, इट्स अ ब्रिलियंट फाइनेंशियल एक्सरसाइज। इसको 100 में से 80 नंबर में देना चाहूँगा, इतना बढ़िया बजट है। देखिए, सबसे पहले आज के टफ टाइम में ये बजट प्लान किया गया है, जब 2 साल पूरे देश ने कोरोना के भोगे हैं, जिसमें पूरे विश्व की इकोनॉमी अस्त व्यस्त होती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसके ऊपर मेजर इंपैक्ट आया है। और अभी कोरोना से रिकवरी हुई नहीं हुई थी पूरी तरह, कि कम 24 फरवरी रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, जिसने दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा दी है। आज जर्मनी जैसी इकोनॉमी, जहां 40 साल से इन्फ्लेशन नहीं थी, 7.3% इन्फ्लेशन, यूके 10% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से परेशान है। ऐसे समय में जब रिसेशन और इन्फ्लेशन सारी दुनिया पे छाए हुए हैं काले बादल, ऐसे में डेफिसिट आम दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं, सरकारी घाटा उसको एफआरबीएम गाइडलाइंस के अंदर कंटेन करके इतना बढ़िया बजट देना बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। दूसरी बात, ये जो $1 ट्रिलियन यूपी की इकोनॉमी का ख्वाब लेके चल रहे हैं, और जिसे बहुत अच्छे से कंबाइन किया गया है $5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी का जो टारगेट है उसके साथ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी एलोकेशन की गई है, हमारे किसान भाइयों के लिए इरिगेशन के लिए अच्छा एलोकेशन किया गया है, हाईवेज के लिए एलोकेशन है, मेट्रो पे एलोकेशन है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे एलोकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज जो आज पोस्ट कोरोना एरा में बहुत रिक्वायरमेंट है उस पे एलोकेशन अब है। चैलेंज ये है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट का टारगेट आपने रखा है उसको आप कैसे जी वो ले आना बड़ी चुनौती है। I think an excellent question. I thank you for asking this wonderful question. देखिए, आज जब पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ मात्र 2.7% एक्सपेक्ट की जा रही है, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8% इस कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये आकाश जिंदल या akashjindal.in के डेटा नहीं है, ये डेटा ग्लोबल एजेंसीज के हैं जी। तो जाहिर सी बात है यूपी के अंदर भी जीएसडीपी ग्रोथ उसी प्रोपोर्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन का डेटा है। मैं डेटा में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट अगर कोई चाहेगा तो पूरा डेटा उसको मेल कर सकता हूं। तो ऐसे में जब जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीमेंट होगा और ओवरऑल आप इस बजट से काफी संतुष्ट के हैं? कारण रुकी हुई थी, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव हूं। हालांकि इंप्लीमेंटेशन की मैं वेट करूंगा। और एक और आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप बड़ी इंटेलेक्चुअल और क्वालिटी डिबेट करते हैं, मैं एक सजेशन रखना चाहूंगा यूपी सरकार और बाकी सभी सरकारों के लिए कि बजट के साथ एक फैक्ट शीट, एक परफॉर्मेंस शीट भी पेश की जाए कि पिछले साल क्या कमिटमेंट की Absolutely right. इसमें से कौन I do agree with you. मैं आपसे सहमत हूं। हाँ, तो वो जो मैं सहमत हूँ। बहुत जी, शुक्रिया तो मैं आपका। वो मैं चाहता मुकेश हूं सिंह कि जी को हर आमंत्रित सरकार करता हूँ, वो इंडो फैक्ट अमेरिकन शीट- चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक और लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन है। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज 6,15,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। चैम्बरों का क्या मानना है और आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है? नमस्कार ब्रजेश जी। देखिए क्या है, मैं आकाश जिंदल जी की बात से उस बात को एस्केलेट करता हूं जो आकाश जिंदल जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन। देखिए बजट के आउटलेस क्या है, और एक लीडर अपोजिशन ने भी आज ये बात कही कि ये बजट नहीं बंटवारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट हमेशा बंटवारा ही होता है, बजट हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आउटलेस को डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाता है तो उसे बंटवारा ही कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन पर अगर आप आएंगे तो आज अगर पूरा विश्व अगर भारत की तरफ देख रहा है तो उसमें भी सारे जितने इन्वेस्टर बाहर के वो उत्तर प्रदेश की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो इन्वेस्टर है और जो इन्वेस्टमेंट है दोनों अगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। पिछले 2018 से लेकर आज तक जो अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि लिस्ट
घनश्याम जी बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बट वो लिस्ट मांग रहे थे, उनको मैं लिस्ट मैं खुद भेज दूंगा कि 60,000 लोगों को तो केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया पिछले सालों में। लोगों को मोटिवेट कर रहे, इन्वेस्टमेंट लोग न केवल ला रहे हैं बल्कि यहाँ पे ग्राउंडेड हो रहे हैं। घनश्याम जी मैं आऊंगा, इनको अपनी बात रख लेने दें। मैं 2018 में जब इन्वेस्टर सबमिट हुआ और उसके 5 महीने के अंदर 67,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो ग्राउंडेड हुए, 1 साल के अंदर फिर 61,000 करोड़ के ग्राउंडेड हुए। तो ये एक जो प्लानिंग है, वो जो आकाश जिंदल जी कह रहे थे कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस बजट को प्लान किया गया है, हर एक को एकोमोडेट किया गया है। मेरी थोड़ी सी एक चिंता है जी, जो मैंने आकाश जी से भी रखी जी, कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन हाँ 5,90,000 करोड़ होगा, तभी तो आप ये बजट खर्च कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये लाना बड़ा चुनौती का काम है भाई। देखिए ये कैसे पॉसिबल होगा? आप देखिए ब्रजेश जी, पिछले कई वर्षों से, आप 2014 से जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आई, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, स्टेट में जो टैक्सेस हैं वो दिए जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे समय लगता है, जब तक आप समावेशी बजट नहीं लाएंगे, जब तक रेवेन्यूज तभी आएंगे जब हर सेक्टर को काम करने का मौका मिलेगा, हर सेक्टर फ्लरिश करेगा, इंडस्ट्री आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तभी वो। अच्छा, इंडस्ट्री किस तरह संदर्भ में देखती है इस बजट को आप लोग? मतलब इंडस्ट्री इस तरीके से देखती है, चूंकि हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और हमारे जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट पॉलिसीज हैं, तो प्रेजेंट पॉलिसीज जो है वो इंडस्ट्रीज को सूट करती है, इंडस्ट्रीज के पक्ष में जाती है और इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश को बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देखता है। वो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखता है, उसको पता है कि यहां पर आएंगे तो उसको सारी तरीके से सुविधाएं, जो ब्यूरोक्रेसी है पिछले 5-7 सालों में आप देख लिए, लगभग 5.5 साल की सरकार हो गई, लगातार जो है वो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इंडस्ट्रीज को फेवर करते हैं, इंडस्ट्रीज की जो कस्टमाइज्ड बेनिफिट्स मांगते हैं उनके लिए। तो आप लोग का चैम्बर इनको फैसिलिटेट करता है? बिल्कुल फैसिलिटेट करता है, और हमारे तो सारे बड़े मेंबर्स हैं और सारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं जो है, तो बिल्कुल करता है। मैं जिस कंपनी में एक में डायरेक्टर हूं और बोर्ड एडवाइजर हूं, 560 करोड़ का जो अभी 3 जून को आ रहा है, 560 करोड़ का इंटीग्रेटेड फूड फैक्ट्री का हम लोगों ने प्रपोज किया है। तो मुझे मैं तो ये कह सकता हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि इससे अच्छा बजट ही नहीं हो सकता, हर एक को अकोमोडेट किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, देश के बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं और मैंने अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी डिबेट की है तो बिना अग्रवाल साहब के नहीं की है, तो आज भी कैसे हो सकती है। और पिछले बहुत बजट मैंने इन्हीं के साथ डिबेट करके आप लोगों को समझाया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अग्रवाल जी, आज फिर इस बजट में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से मेरा आपका ये 17वां या 18वां बजट होगा। तो आप बताइए कि ये बजट बढ़कर अब आकार इसका 6 लाख करोड़ से भी पार कर गया है, तो इसमें जो बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं, आपका क्या मत है उसको लेकर? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक 6,15,00,000 करोड़ की बात है, हर नया बजट पिछले बजट से ऊपर जाता है। हाँ, ये ठीक है कि इधर ये जो है थोड़ा स्पीड इसकी तेज रही जाने की, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। एक प्रश्न आपने अभी आकाश जिंदल जी से पूछा और मुकेश जी से पूछा था, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। रेवेन्यू को लेकर के आपको एक चिंता है, ये 5,90,000 करोड़ का आपको लेकर के चिंता है। इसमें रेवेन्यू रिसीट है 5 लाख करोड़, बाकी लगभग 89,000 करोड़ या 90,000 करोड़ रुपया ये बारोइंग्स है। और जो अब तक का ट्रेंड दिख रहा है, जो कोरोना में भी उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू रिसीट बहुत ज्यादा नहीं घटा था, जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था बंदी कगार पर रही और तमाम बंदिशें रही, उसको लेके नहीं रहा। तो एक रिसिलियंट जिसको हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहां पर रेवेन्यू मोबिलाइजेशन प्रॉपर चल रहा है। और इसका दूसरा अगर हम एक प्रमाण लेकर के चलते हैं कि अप्रैल माह में भारत में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1.65 लाख करोड़ का हुआ, जो का ऐतिहासिक रहा। किसी नए वर्ष के पहले महीने में इतना नहीं होता। ये इकोनॉमी के बाउंस बैक करने का एक बड़ा प्रमाण है, तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और जो कल तक उत्तर प्रदेश की एक बुराई हुआ करती थी, ज्यादा गेहूं पैदा करना, ज्यादा चीनी पैदा करना, ये भार हुआ करता था, आज वही उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण आ रहा है। और मुझे लगता है कि आज एग्रेरियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की है, जिसके ऊपर इस बजट में भी बल है, खासतौर पर जिस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी खोले बिना उसके नए कैंपस खोल करके एक उसको रिसर्च की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको लेकर के हम कर रहे थे, उसमें एक नए अभिनव प्रयोग की बात है। अब जैसे ऊर्जा क्षेत्र की मैं एक चर्चा करूं, ऊर्जा क्षेत्र में बिजली की जहां तक बात है, जिस तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, खास तौर पर हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, उससे ज्यादा तेजी से बिजली की आवश्यकता मांग बढ़ती है।
और उसकी भरपाई के लिए जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का उत्तर प्रदेश में तेजी से व्यापक प्रचार प्रसार के साथ उसका उपयोग बढ़ा है। आप देखिए जिस प्रकार से 15,000 सोलर पंप लगाएंगे बुंदेलखंड की बात है नलकूपों के लिए, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना उसके है। अलावा भी मैं आपसे कहूं तो एक चीज देखें, जो ग्रामीण सड़कों को पहली दफे प्रकाश से आच्छादित करना, वो भी सोलर पैनल से करना, एक अभिनव प्रयोग है। और मैं कह सकता हूं कि एक मॉडर्न इकोनॉमी लगातार उत्तर प्रदेश मॉडर्नाइजेशन की तरफ रहा है, लेकिन स्पीड जब बढ़ती है तो उसको एक अलग जो है प्रमाण मिलते हैं, उसके अलग परिणाम होते हैं। अब जहां तक बात आती है कि हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, देखिए हम किसी भी अर्थव्यवस्था को जो हमारी इतनी सालों की रही हो, खास तौर पर जो हमें अवसर मिले थे, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, 60 के दशक में अवसर मिला, 80 के दशक में अवसर मिला, उसको हम कैपिटलाइज न कर पाए क्योंकि अचानक से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार नहीं। दो बड़ी विपक्षी दलों की तरफ से दो चिंताएं आई हैं, एक समाजवादी पार्टी की तरफ से और दूसरी कांग्रेस की तरफ से। चूंकि आप बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं तो इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक चिंता सुरेंद्र राजपूत ने जताई कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत रिसेशन है, तमाम एमएसएमई यूनिट्स बंद हो रही हैं, उनको कैसे रिवाइव किया जाए। दूसरी चिंता इन्फ्लेशन को लेकर घनश्याम तिवारी ने जताई। देखिए जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, एमएसएमई सेक्टर का कहीं उत्तर प्रदेश पहली चीज तो एमएसएमई आधारित उद्योग वाला प्रदेश है। यहां पर बड़े उद्योगों का बहुत बड़ा जाल नहीं है और जिसकी आगे भी संभावना बहुत प्रबल नजर नहीं आती है, और इसीलिए प्रदेश सरकार ने ओडीओपी लिया। और ओडीओपी या एमएसएमई सेक्टर के साथ एक इनहेरेंट वीकनेस क्या होता है कि उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है। अगर कोई क्राइसिस पीरियड आता है, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय बिक रही हैं, विश्व स्तर पर आप उठा करके देखें तो जिस प्रकार से 2-3 साल का एक कोरोना पीरियड रहा, मैं नहीं कह सकता कि जो है तो पूरी तरह से सब कुछ फिट रहा, लेकिन उसके व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन सर, महंगाई के कारण और नए अभिनव, देखिए इन्फ्लेशन को भी लेकर के हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की इन्फ्लेशन की स्थितियां ग्लोबल इन्फ्लेशन है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इन्फ्लेशन नहीं है और इसमें विशेष रूप से, लेकिन इसका जो आज की परिस्थिति में कभी कभी रिलेटिव में हमको ग्लोबल लेवल पर देखना पड़ता है, तो उसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखते हैं तो आज उत्तर प्रदेश या भारत में रिलेटिवली उतना इन्फ्लेशन नहीं है। अब चेहरे की भाव भंगिमा जो बना रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, उससे लगता नहीं हमेशा की तरह आपसे वो फिर असहमत हैं आज। हालांकि मैं उनसे बाद में प्रतिक्रिया ले लूंगा। आपने मना किया है अग्रवाल साहब, नहीं प्लीज आपने अपनी बारी में बोली, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट एक्चुअली। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मेरा कहने का मतलब होता है कभी कभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। थैंक यू सर। कि अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से चाइना की परिस्थिति है और ग्लोबल है, तो उसमें उत्तर प्रदेश या भारत को एक अवसर की उपलब्धि प्राप्त होती है। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी बहुत शुक्रिया आपका। दोपहर में बजट पेश होने के बाद मैं एक चैनल पे आपका इंटरव्यू देख रहा था, आप काफ़ी निराश लग रहे थे इस बजट से, क्यों? देखिए जो पूरे बजट में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसका राजस्व जो इकट्ठा करके देगा वो व्यापारी समाज, उद्योग समाज ही देगा, लेकिन व्यापारी समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से इस बजट में कुछ भी नहीं रहा, बल्कि व्यापारी शब्द का भी कहीं पर प्रयोग नहीं आया, ना उनके घोषणा पत्र में आया था और ना आज के बजट में आया। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार व्यापारियों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देना चाह रही है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आप क्या चाहते थे सरकार से? देखिए सबसे पहले तो वर्तमान में हम लगभग कई सालों से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि देश में और प्रदेश में विदेशी ई कॉमर्स पर अंकुश लगाने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी प्रदेश में इस बजट में पेश की जाएगी, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने बाजारों में सीसीटीवी लगाने की अपील व्यापारियों से की थी, तो ऐसे में हम लोगों को ये लग रहा था कि इस बजट में सरकार बाजारों में कम से कम महानगरों की प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अपना इसमें बजट में प्रावधान रखेगी, ये हम लोग मान करके चल रहे थे। जीएसटी वगैरह आप लोग का ठीक चल रहा है? नहीं, जीएसटी का प्रदेश सरकार से बहुत ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए जीएसटी प्रदेश में जीएसटी का ट्रिब्यूनल जो है वो प्रदेश सरकार गठित कर सकती है, वो उनको करना चाहिए, क्योंकि कोई केस फंसता तो सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है उसके बाद।
तो ट्रिब्यूनल का एक गठन होना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि और बजट से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बजट को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, जब ओडीओपी का है, जो बुनकरों के लिए है, सड़कों का जब जाल बिछेगा, दूसरे माध्यमों से जब दूसरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे व्यापारी स्वास्थ्य बीमा है, ये होना चाहिए था, दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ना चाहिए था, तो प्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों तो आप लोग सरकारों को मेमोरेंडम नहीं देते हैं कि हमारा लगातार दिया गया है, लगातार दिया है, सुनता नहीं कोई, लगातार दिया गया है, और हमने सभी डिबेट में इस बात को कहा है। ओके, वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में, आज पूरे वक्त विधानसभा में वो मौजूद रहे। वीरेन जी, इस बजट को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बजट तो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बजट को आप उस बजट की तरह नहीं देख सकते कि घर में गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, रसोई के जो सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे, रसोई का बोझ घट जाएगा, डीजल पेट्रोल पे कोई असर आ जाएगा। ये बजट स्टेट का बजट है। स्टेट के बजट में बहुत सारे लाभ सीधे सरकार जनता को नहीं दे सकती, उसके पास इतने संसाधन भी नहीं होते, सीमित होते हैं। ये ज़रूर है कि गन्ना किसानों का अगर भुगतान कर दे सरकार, किसानों की आय अगर दुगनी कर दे, नौजवानों को रोज़गार बढ़ा दे, बिजली की अच्छी व्यवस्था कर दे, इंडस्ट्रियाँ लग जाएं, तो ये बजट भी केंद्र से बहुत बड़ा बजट हो जाएगा और बड़ा चमत्कारिक बजट हो जाएगा। कोरोना चला गया, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन महंगाई अपने उसी दिशा से चल रही है। जिनके माँ बाप नहीं है उनके बच्चों को फीस देने में परेशानी है, खाने पीने की समस्या है, उनके जीवन स्तर को कैसे संभाला जाएगा। 4,000 रुपया सरकार ने कहा है कि उसकी व्यवस्था वो कर रही। बात बहुत सारी है, लेकिन आज बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने की स्थिति में है। सरकार 1,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान के लिए लेकर आई है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनेगी, जजों के आवास बनेंगे, अधिवक्ताओं के लिए पैसा दिया जा रहा है, मेट्रो रेल बनेगी, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब एयरपोर्ट चमकेंगे। विशेष सुरक्षा बल बनाए जा रहे हैं, जहां पर आपके अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ मेट्रो रेल की सुरक्षा, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, स्पेशल टास्क फोर्स होंगी, उन सब पर खर्चा होगा। महिलाओं के लिए महानगरों में 6 शहरों को चयनित किया गया है जिनको सेफ सिटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें लखनऊ, नोएडा, ये सब चीज़ें हैं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है। इस बजट में बीजेपी का जो लोक संकल्प पत्र है उसकी भी बात बार बार कही गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत टैबलेट, फ़ोन, मिशन शक्ति, महिला पेंशन को बढ़ाना, तमाम सारी चीज़ें हैं इसमें। बनारस पे और अयोध्या पे काफ़ी फोकस हुआ। बनारस में एक नया क्रिकेट स्टेडियम सरकार खोलने जा रही है, जैसे लखनऊ में है, और मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, इसका भी ऐलान हुआ। लखनऊ में अटल चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ। सरकार ने यह कहा कि 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, आज अप्रैल 2022 में 2.9% है। इस बजट में इसको प्रमुखता से कहा गया। कौशल विकास से 4.25 लाख नौकरी, आईटी से 4 लाख, चिकित्सा शिक्षा में 10,000, ऐसे तमाम सारी नौकरियों की बातें कही गई जी। बिजली शहर को 24 घंटा, तहसील मुख्यालय को 21.5 घंटा, गांव को 18 घंटा, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना का भी आज इस बजट में ऐलान हुआ है। ब्रजेश जी, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो कृषि प्रधान प्रदेश है। जब से हम आप बड़े हुए तब से किसानों की आय दुगनी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम किसान मर गए, तमाम खेतों के जोत के आकार घट गए, आपदाएं आई, लेकिन किसान की आय हर सरकार में दोगुनी होती रही। अब तक तो उसको 20 गुना हो जाना चाहिए था। पंचायती राज, ग्राम विकास, अगर आप देखिए, राजस्व, ये सब पूरा प्रदेश इसी में है। कई हजार करोड़ का बजट है। अगर अकेले पंचायती राज पर देखें तो 7,400 करोड़ का बजट है। अगर ईमानदारी से काम हो
तो गांव शहरों से ज़्यादा अच्छे हो जाएं, इतना पैसा आता है जी। लेकिन आप कोऑपरेटिव को भी गांव से जोड़ सकते हैं। ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो शहर को पीछे छोड़ दें, गांव का कायाकल्प हो जाए, गांव में ही सारी सुविधा मिल जाए। ये दुग्ध समितियां जो फर्जी तमाम चल रही हैं, जिनके नाम पर पैसा जाता है, ये सब बेईमानी रुक जाए। अभी एक बात सुन रहे थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, खेती पे हम लोग निर्भर हैं। इंडस्ट्री पहले कैसे आएगी? पहले चंबल में डाकू रहते थे, उनके डर से नहीं आती थी। फिर जब हम पढ़ लिख के आगे बढ़े तो राजनीतिक डाकू और अफसरों ने हाथ मिला लिया। कानून व्यवस्था में गुंडागर्दी, हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन, जिसके वजह से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आपके पास, बिजली देने की व्यवस्था नहीं, फिर ज़मीन देने की। आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ गई है। तो फैक्ट्री भी आए, चीनी मिल लगे, तमाम उद्योग लगे, तब तो ये मामला बनता है जी। अन्यथा आप देखेंगे कि बुंदेलखंड की बात आती है। बुंदेलखंड प्यासा है, इस समय मई का महीना चल रहा है, हाहाकार मचा है। बुंदेलखंड में पानी के लिए जान देने के लिए लोग तैयार हैं। वहाँ पर 500 करोड़ की विशेष योजना सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है ब्रजेश जी कि बुंदेला तेरा पानी जुलम कर जाए और गगरी ना फूटे चाहे बलम मर जाए। मतलब पानी गगरी ना फूटे चाहे बलम मर जाए। तो बुंदेलखंड का पानी इतना जुलम ढा रहा है, और इस पानी से प्यास कैसे बुझाएगी बुंदेलखंड की धरती की? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई सरकारों ने इस पर काम किया, लेकिन वो प्यास आज तक बुझ नहीं पाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। यूपी में एक मजबूत सरकार भी है और वो इस लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास पिछला 5 साल था जो काम शुरू किया था, एक्सप्रेसवे का, बिजली का, रोजगार का, उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं जी। आज हम ये कह सकते हैं कि जो है रोटी का वही दाल का बजट। बस एक मामला ये है कि महंगाई ने बजट की तमाम व्यवस्थाओं को हमेशा बिगाड़ा है, उस पर असर डाला है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बजट भीख और सीख देने का सबसे बड़ा उत्सव है। बजट एक ऐसा आसमान का बादल है जो बरसता तो खूब है, लेकिन ज़मीन पर बहुत कम पहुंच पाता है। फिलहाल योगी सरकार को आपको बधाई देना होगा कि उसने उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्रेसिव बजट पेश किया है और उसके माध्यम से यूपी के विकास की, खुशहाली की, तरक्की की एक तस्वीर दिखाई, एक रास्ता दिखाया है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो सरकार के हाथ में 5 साल का अवसर है उस पर बोलूँगा कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, और बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न डाला आज के बजट को लेकर कि योगी सरकार पार्ट 2 का बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। अखिलेश दीक्षित लिखते हैं कि किसानों की तरक्की के लिए बजट में काफ़ी कुछ है, इससे आय में बढ़ोतरी होगी। तो ओम प्रकाश पांडे लिखते हैं कि यूपी के विकास का ये बजट मील का पत्थर साबित होगा अगर ज़मीनी स्तर पर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचे तो। मैं समीर सिंह का रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आप डिबेट के पहले चरण में कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कह लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। ना ब्रजेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ज्ञान ज़्यादा है, अपने ज्ञान को रखें, लेकिन दूसरे पर प्रश्न मत खड़े करें कि कौन प्रवक्ता जानता है कौन नहीं जानता। आप समाजवादी पार्टी की बात करो। देखिए ब्रजेश जी, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये बजट इच्छा की बजट है, ये बजट दृढ़ निष्ठा की बजट है जिससे उत्तर प्रदेश की तरक्की आगे करेगी। और आप देखेंगे
ये छठा बजट है योगी आदित्यनाथ जी का। ये इतिहास का पहली ऐसी घटना हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुख्यमंत्री छठा बजट पेश कर रहा है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि योगी जी की सरकार में जो योगी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा लिया है और जो अपने घोषणा पत्र में कहा, चाहे वो किसानों के फ्री सिंचाई की बिजली माफ करने का रहा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का रहा हो, चाहे शुगर मिलों को चलाने का रहा हो। हमने शुगर मिल बजट को लेकर एक चिंता इस डिबेट में जताई गई, चिंता ये कि बजट की तमाम योजनाएं क्या जमीनी स्तर पर पहुंच पाएंगी, इसको लेकर कई प्रवक्ताओं ने और विशेषज्ञों ने अपनी चिंता प्रकट की है। नहीं देखिए ब्रजेश जी, अगर जमीन पर न गई होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी दोनों दल हार गए। ये ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। हर चीज का जवाब सिर्फ इस बात का प्रमाण है। मैं कई बार आपके चैनलों पर कहा हूं जी, नहीं कई बार कहा हूं ब्रजेश जी कि जो सरकार की योजनाएं जमीन पर जाती हैं, जाति और मजहब के आधार पर नहीं बनती हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेके जो योजनाएं बनती हैं, अगर वो सबको प्राप्त होती है तो वो उस सरकार के साथ खड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि ये अच्छी सरकार है और लोगों की भलाई की सरकार है। इस नाते मैं कहूंगा कि जो लोग घरों में बैठ के ट्विटर खेल रहे थे, जो लोग साइंटिस्टों के कोरोना वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता रहे थे, वो मेडिकल कॉलेज उनको नहीं दिखाई देंगे, उनको एमबीबीएस में बड़ी सीटें नहीं दिखाई देंगी, उनको 5 लाख सरकारी नौकरी और 1.5 करोड़ रोजगार नहीं दिखाई देंगे, उनको नहरों का पानी नहीं दिखाई देगा, उनको फर्टिलाइजर और डीजल के लिए डंडे नहीं चले, ये नहीं दिखाई देगा, फसलों की खरीद हुई उनको नहीं दिखाई देगा, 56 लाख मीट्रिक टन की खरीद। धन्यवाद। भूतों न भविष्य भाई घनश्याम तिवारी जी अपनी आपत्तियां पेश करें। अब आप घनश्याम तिवारी अपनी आपत्तियां पेश करेंगे। यस, कि समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने कितना, थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली दी, कितनी सरकारी नौकरियां। अभी उनकी आपत्तियों का वक्त है, मैं उनसे आपत्तियां ले लेता हूँ। यस, गो अहेड भाई तिवारी जी, बताएं। एक बात अभी एक तसल्ली से सबको एक दूसरे की बात सुने जी। अभी एक अर्थशास्त्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अचानक बहुत बिजली उपलब्ध हो गई। जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता की, वो 2012 में 361 किलोवाट पर व्यक्ति थी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी, और वो 2016-17 में हमारी सरकार में बढ़ करके 529 हो गई थी जब हम लोग सरकार से हटे थे। इनकी सरकार में 529 से 618 हुई है, तो हमने लगभग डबल कर दिया। ये लोग लगभग उसको 25% बढ़ा पाए, लेकिन वाहवाही इतनी कि इन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो ये तो बिजली की बात हो गई। रही बात, एक बार पुनः हर बात का जवाब प्लीज नो समीर मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, एक दूसरे में प्लीज नहीं मिलती, सिर्फ घनश्याम तिवारी बोलेंगे। ओके, दूसरी बात प्लीज नो 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 प्लीज डू नॉट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके समर्थन के अर्थशास्त्री, उनके समर्थन के विवेचक सब ये कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाने का बहुत बड़ा कदम है। ये समीर सिंह जी बता दें अभी कितने $1 बिलियन की उत्तर प्रदेश की जीएसटीपी है, कितने $1 बिलियन की है? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो कहना ही नहीं है। अभी क्या है बताइए ही मत। पर चुनाव तो जीत रहे हैं ना, वो सुंदर सपना दिखा रहा हूं, चुनाव तो जीत रहे हैं ना, सपना दिखा रहा हूं कि वर्तमान में आप मौत के कुएं में बैठे हुए हैं, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, जवान बेटा बेटी बेरोजगार हैं, महंगाई का कहर आपके पीठ पे टूट रहा है, आपके आसपास नफरत बोई जा रही है, और उस आप सिर्फ योगी जी महान हैं। हाँ, मैं आता हूँ, एक वन भाई, आप दोनों का धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आकाश जी प्लीज वेट, आकाश जी प्लीज वेट, प्लीज आकाश जी प्लीज, एक बात, थैंक यू। एक बात घनश्याम जी कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड करें। ये डिबेट आपस में ना करें प्लीज, आपस में डिबेट ना करें। समीर सिंह जी थैंक यू, समीर सिंह जी थैंक यू। समीर सिंह जी गलत बात, गलत। ओके तिवारी जी कंप्लीट करो। अरे वो बोले थे इतना बड़ा धोखा जनता को दे रहे हैं। सिर्फ घनश्याम तिवारी बोलेंगे, गो अहेड। अगले 5 साल में पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना विस्तार कर देंगे। पिछले 5 साल में पर कैपिटा इनकम घटा दी है और दुनिया को और उत्तर प्रदेश जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, न रोजगार। थैंक यू, शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी को ला जाए, आप दोनों का धन्यवाद, धन्यवाद। जनता को मूर्ख बनाते हैं। घनश्याम तिवारी जी, समीर सिंह जी आपका धन्यवाद। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। भाई राजपूत जी, आपकी आपत्तियां क्या हैं बजट को लेकर?
बजट में है क्या? आप हमको 2-3 चीजें बताइए ना। आप ये कहते हैं कि साहब हम कल आपको ये देंगे। पिछले 5 साल से आपकी सरकार थी, उन बजट एलोकेशंस की बात करें, उन ग्रांड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात करें। अभी हमारे साथ प्रख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं, पता नहीं क्या क्या है मुकेश जी। इन्होंने पिछले 4,98,000 करोड़ में 2 MOU किए थे। एक इन्होंने कहा था साहब कि वो क्या कहाँ बनाएंगे, एक फिल्म सिटी बनाएंगे उन्नाव में। कौन सी फिल्म सिटी बन गई भाई, जरा बता दीजिए। कितने फूड पार्क का इनका हुआ था यहाँ पर, यहाँ से लेके अमेठी तक और अमेठी से लेके सहारनपुर तक कितने फूड पार्क बन गए। आदरणीय प्रवक्ता समीर सिंह जी हैं, हमें बता दें जरा सा। जहां से रोजगार मिलने हैं, जहां से किसान को लाभ मिलना है, हमको सिर्फ इतना बता दें कितने फूड पार्क और कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनी। आप हमको तीसरी चीज में आपको आपके ऊपर बता रहे हैं। अब आप आइए तीसरी चीज पर, MSME सेक्टर में जिंदल साहब आप ही के पास आऊंगा, वैसे इसके बाद थोड़ा वेट कर लेंगे। MSME सेक्टर में इन्होंने कहा कि साहब हमने मुकेश जी नो गलत बात। ये डेटा के साथ हमारे पास डाटा आटा दोनों है। के पास सिर्फ हमारे पास ब्रजेश जी डाटा भी है डेटा के और साथ आटा भी है। मैं लेकिन ना आपके पास डाटा है, ना आपके पास आटा है, मेरे पास डेटा भी है। आपके पास सिर्फ चाटू का नहीं, आपके पास कुछ नहीं है। बताओ कांग्रेस आप हमको बताओ कि वो फिल्म सिटी कहाँ है। आज भी सुरेंद्र भाई कहाँ है वो फिल्म सिटी से ही काम चला रहे ब्रजेश बोल जी। दीजिए ना ब्रजेश जी। अभी लास्ट में एक शेर सुना देंगे आपको। आपके मित्र हैं, आपके तो परम मित्र हैं। नहीं, अभी अंत में शेर सुना देंगे। आपके बीच में नहीं बोलने दूंगा, फिर आप मत कहिएगा। इन लोगों को आपसे ये पूछ रहा हूँ, योगी जी ने खदेड़ दिया उत्तर प्रदेश से। थैंक यू। आपस में डिबेट ना करें, रुक जाए, मेरे से बात करिए। जिस मेरे फिल्म से सिटी पर साइन किया था, मेरे से बात वो करिए। फिल्म सिटी कहाँ है? नंबर 1 MSME सेक्टर की मैं बात बताता हूं। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं साहब 2 लाख करोड़ रुपए हमने MSME सेक्टर को दे दिया और इतनी MSME सेक्टर है। जब हम और MK अग्रवाल साहब बैठते हैं तो पर MSME 20,000 रुपए आता है और कहते हैं कि साहब एक MSME में 20 लोगों को हमें थोड़ा वक्त का अभाव, कंक्लूड करिए। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, रोजगार के लुटेरों की सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, पिछले साल अरे क्या हो गया सुरेश? मुकेश जी आपसे मतलब नहीं है ना, आप वेट करो प्लीज। पिछले व्यापारी रुक जाइए, मुकेश जी आप रुको, मुकेश जी आपके भी बीच में बोलूंगा। मुकेश जी रुको दूसरी बात मैं बताता हूं। रुको सर छोटी सी, आप कंक्लूड करो प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। संजय गुप्ता बैठे हुए हैं। ये संजय गुप्ता 2 साल पहले हमसे ये कह रहे थे कि साहब व्यापारियों का एक बीमा होगा, हो गया क्या बीमा? थैंक यू, शुक्रिया आपका। आकाश जिंदल जी, यस, सिर्फ आकाश जिंदल जी बोलेंगे। थैंक यू। ओके, आकाश जिंदल जी मुझे बोलने सिर्फ आकाश जिंदल की आवाज का मौका दिया जाए प्लीज। थैंक यू समीर जी, आप भी शांत होइए प्लीज। सिर्फ आकाश जिंदल की आवाज जाएगी। आकाश जी बोलिए, आकाश जी को मौका दिया जाए। सब लोग शांत हो जाए। आकाश जी सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज। मैं बोलिए जिंदल साहब, बोलिए। प्लीज सुन लो इसको प्लीज। ये मुझे बोलने दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। कैसी भाषा बोलते हैं आप सुरेंद्र जी, प्लीज? अरे मैंने नहीं, गलत बात, ये सम्मान रखिए, कर रहे हो सुरेंद्र जी। सम्मान के साथ पेश आइए, समीर सिंह जी ने सम्मान के कहा साथ पेश आइए। गलत बात, हमने नहीं कहा। सिर्फ आकाश जिंदल बोलेंगे, प्रवक्ता नहीं हो। बाकी सबकी आवाजें बंद करिए। सिर्फ आकाश जिंदल जी आप अपनी बात रखिए प्लीज, गो हेड। आप ही की सिर्फ आवाज जाएगी। जिंदल साहब बोलिए। मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन को लेके लोगों ने, मेरे मित्रों ने जो है सवाल खड़े किए हैं। मैं इन्फ्लेशन को लेके कुछ डेटा देना चाहता हूं जी ऑलरेडी, और वो डेटा दूंगा। जो चाहे उसकी पूरी की पूरी वर्किंग सम्मान सहित उसके पास अभी मेल पे भेजूंगा। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज कम किया है, साथ ही साथ एडिबल ऑयल से कनेक्टेड कई चीजों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और सेस को लेके जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, अज्यूमिंग ब्रेंट क्रूड का रेट वही रहता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में अभी एस्केलेशन नहीं आ रही और जर्मनी जैसी इकोनॉमीज अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ से एनर्जी ले लेती है ऑल्टरनेटिव रूट से, और ब्लैक सी के जो अरेंजमेंट्स कर रहा है यूक्रेन वो हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, और मैं पूरे डेटा के साथ कह रहा हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का डेटा है। नो, सिर्फ जिंदल साहब, ओनली जिंदल, ओनली जिंदल जी। 2.6% की कमी आएगी। WPI इन्फ्लेशन में
2.6% नहीं, की कमी 2.6 आएगी। और 3.6 सीपीआई बोल रहे हो। इन्फ्लेशन में 2014 में डीजल पर 3 रुपए 50 पैसे Thank you, डीजल पर thank एक you. साथ मैं आपको डेटा दे रहा हूं। Thank you. का। मुकेश जी रुकिए ना जरा। और और माहौल है। थैंक यू अंदर पेट्रोल प्रोफेसर डीजल मनोज का जो अग्रवाल है, जी, रिफ्लेक्शन प्रोफेसर मनोज कहीं अग्रवाल ज्यादा जी। है। और उस ये मुझे बोलने मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप please। अपनी बात complete और करो, उसके जल्दी साथ करो आप। मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने डीजल पर दीजिए। झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं सुरेश जी रुक जाओ, लुटेरों का साथ दे रहे हैं। एक सेकंड रुको तो अपनी बात तो रखने दो, आप क्यों बीच में और अगर इसमें ग्लोबल क्या है, के जब साथ सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। ओके ऑल राइट, जीडीपी ग्रोथ सबको शुक्रिया, एक सेकंड, थैंक यू 8% मनोज अग्रवाल जी, उसके हिसाब से प्रोफेसर मनोज यहाँ अग्रवाल जी, पे मनोज जी से जॉब पूछ लीजिए, अपॉर्चुनिटी इस बजट के टॉप 3 पॉइंट आप मुझे बताएं कि तीन बिंदुओं पर ये बजट बेहतर है और किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि बजट में ज्यादा अपेक्षा की आपकी। यस प्रोफेसर अग्रवाल प्लीज गो अहेड। की प्रोविजन पे पहुंचेगा उतने सिर्फ अग्रवाल जी की आवाज जाएगी। थैंक यू। जो बात है एक तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पर कन्वर्जेंस की बात की गई है, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लास्ट ईयर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि उसको कैसे फ्रूटफुल बनाया जाए, गेनफुल बनाया जाए, इसीलिए लॉजिस्टिक डेवलपमेंट की बात है और लोकल उसको लेकर के बात है, तो इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और दूसरा एनर्जी सेक्टर को लेकर के जिस प्रकार से लगातार सोलर एनर्जी पर थ्रस्ट बन रहा है और बुंदेलखंड क्षेत्र एक चर्चा में, विकास की चर्चा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय असमानताओं को लेकर के चर्चा हुई थी, और अभी यहां पर मैंने किसी से भी नहीं सुना कि क्षेत्रीय असमानता को लेकर के किसका क्या पर्सपेक्टिव है, और मुझे लगता है कि इस और चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, खासतौर पर तब जबकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो इन हाउस टॉयलेट के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के रूप में हो, या इस प्रकार से और चीजों के रूप में हो, उनकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। अब इस बजट में यदि उसको महीन तरीके से हम लोग देखते हैं, मैं नहीं कहता कोई बजट परफेक्ट नहीं हो सकता और कोई इकोनॉमिक पॉलिसी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन उन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स के बीच में हमको लेकर के चलना होता है, और आय सृजन के रूप में इसको कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उस ओर एक सकारात्मक बजट के रूप में इसको देखा जा सकता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ मुकेश जी, आपको क्या आपत्ति है? हर इकोनॉमिक थैंक यू प्रोफेसर साहब। देखिए मैं थैंक यू ब्रजेश जी, बहुत समअप करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे विश्व का जो एनआरआई भी है, जो भारत से जाकर के कनाडा में और यूएस में है, वो अभी कैनेडियन डेलीगेशन भी उत्तर प्रदेश आया था और योगी जी से मिला था। सारे जितने एनआरआईज हैं उनका आज विश्वास उत्तर प्रदेश पे क्यों जम रहा है? क्योंकि वो निवेदन जी गलत बात प्लीज, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे आपको समझ में आ रही थी? सुरेंद्र जी सामने मेरे से बात करो, सुरेंद्र जी मेरे से समझ में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान का आदमी सुरेंद्र जी मेरे से बात करो, कनाडा में मेरे से बात करो, सुनिए इनको ब्रजेश जी, हिंदुस्तान का आदमी छोड़ के कनाडा में बस रहा है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, हिंदुस्तान में यूपी में आपस में नहीं, मुझसे बात करो। ये बोले ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश में हाँ बोलिए मुकेश जी, जितनी 21-22 पॉलिसीज है मैं इनको बढ़ाऊंगा। ये आज इसीलिए कांग्रेस नीचे चली गई है क्योंकि इनको सारी पॉलिसीज पढ़िए, और योगी जी ने आप लोगों को धक्का मार करके बाहर कर दिया स्टेट से, धक्का मार के स्टेट से बाहर कर दिया लोगों को। ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं मुकेश जी? मुकेश जी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? धक्का मार के कोई किसको बाहर कर नहीं है मुकेश जी, ऐसी भाषा ना बोलिए। आज धक्का मार के कैसे कोई बाहर करेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश आ रहा है, पूरे विश्व का इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश आ रहा है। अच्छी बात, आप पॉलिसीज पढ़िए, ऊपर आप हमले कीजिए, सुरेंद्र कोई दिक्कत नहीं, सुरेंद्र लेकिन राजपूत जी, अगर आप पासपोर्ट सरेंडर आपका मेडिसिन का बिजनेस है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेडिकल डिवाइस पार्क में आइए, फार्मास्यूटिकल पार्क में आइए और इंडस्ट्री लगाइए। कहाँ है सिर्फ बताइए, 4,98,000 करोड़ अरे के आप लोग कहाँ है, कहाँ पर कितनी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, कितने लोगों को रोजगार मिला, लैंड आइडेंटिफाइड है, सारा डेवलपमेंट हो रहा है। अरे कौन सा 5 साल हो गए कांग्रेस लैंड करा पाया? कांग्रेस को तो डिबेट में नहीं समीर सिंह जी, आप शांत रहिए, लोग आपस में निपट लेंगे। नहीं, इनको डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए कांग्रेस को। क्यों ना बुलाएं? कुछ नहीं है, अब ये देखिए, ना इनकी सरकार नहीं, इनको बुलाते ही क्यों? आज देश का पूंजीपति और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ब्रजेश मिश्रा को डिबेट में किसे बुलाना चाहिए, इनका और समाजवादी पार्टी का काम ही खत्म हो गया। ये हो गया, क्या हुआ? ये आपको भी खरीदना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, एक एक करके। ये गला क्यों पकड़ रहे हो किसी का? ओके थैंक यू, सभी लोग शांत हो जाएं। संजय गुप्ता जी, लाखों करोड़ों लोग आपकी डिबेट देखते हैं। मैं आपके फोरम मुकेश जी कंप्लीट करिए, मुकेश जी कंक्लूड करें प्लीज। जितना भी इंडस्ट्रीज है देश विदेश का, वो आज उत्तर प्रदेश को बेस्ट डेस्टिनेशन मान रहा है, सब छोड़ गए, बेस्ट डेस्टिनेशन।
और आपका जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। ओके संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, राहुल गांधी भाग गए, सब लोग आ रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, कहाँ से राहुल गांधी और कहाँ का क्या मसला है? आप लोग कोई भी डिबेट को खराब करने में कोई कमी नहीं करते, शांत हो जाओ आप लोग। चिंता मत करो, थैंक यू, अंग्रेज के दलाल भी भागेंगे, थैंक यू। कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता भाग रहे हैं, के दलाल भी भागेंगे, राहुल जी नेपाल में एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी भागेंगे, नेपाल में एक्सप्लोर कर रहे हो। अंग्रेजों के दलाल भी भागेंगे, कांग्रेस ने इन्फ्लेशन का मैंने डिटेल डेटा दिया है जो आपके सामने है, वो क्लियर हो रहा है। भाई संजय गुप्ता जी, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आप बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, व्यापारी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, हम व्यापार जगत जो है बिल्कुल निराश है, ऐसा भी नहीं है। बजट में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, एयरपोर्ट के क्षेत्र में, जो बुनकर हैं उनके क्षेत्र में, ओडीओपी के क्षेत्र में, तमाम बिना डेटा पॉइंट्स के मेरी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना बिल्कुल गलत है। मैंने सीपीआई का, डब्ल्यूपीआई का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। बस संयम की जरूरत होती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें, और भाषा शैली भी एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक होनी चाहिए। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस रोचक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।